हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस सेशन में। आज हम आपको लेकर के आ रहे हैं कि जो कक्षा 10 के हैं बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भौतिक विज्ञान से संबंधित। ठीक है, तो आइए चलते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन आपका लिखा क्या है? पहला लिखा है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, है ना। प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे। तो देखिए बच्चों, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? ये आपकी एक सतह होती है जो चिकनी बिल्कुल सतह होती है ना। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ती है ना, इसको क्या बोल दोगे? चिकनी, या इसी को हम बोल देते हैं पालिशदार सतह। समझ रहे हो? किस तरह? पालिशदार सतह बोलते हैं। तो जब कोई प्रकाश किरण, ये जो प्रकाश किरण आती है इसको हम आपतित प्रकाश किरण बोलते हैं। ठीक है, और जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी या पालिशदार सतह से टकरा करके वापस पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, मतलब ऐसे लौट जाती है उसी माध्यम में, इस घटना को आप क्या बोलते हो? प्रकाश का आप क्या बोलोगे? परावर्तन। यहाँ क्या रहता है? यहाँ मान लेते हैं इसको हम अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अभिलंब बोलते हैं। इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बच्चा? आपतित किरण। इसको बोलोगे परावर्तित किरण। इसको क्या बोलोगे बच्चा? परावर्तित किरण। अब देखिए यहां पर ये जो रहता है इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलोगे? आपतन बिंदु। इसको बोलते हो आपतन बिंदु। ये जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो एंगल रहता है इसको बोलते हैं आपतन कोण, जिसे आपको आई से रिप्रेजेंट करना है। और ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण रहता है उसको बोल देते हैं हम परावर्तन कोण। समझ रहे हो? तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पालिशदार सतह पर आती है और टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब इसके दो नियम होते हैं बच्चा। क्या होते हैं इसके? दो नियम होते हैं। दो नियम कौन कौन से हैं ये नियम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चा, इसके नियम क्या होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं? इसके नियम दो नियम होते हैं। कितने होते हैं? दो नियम। दो नियम कौन कौन से होते हैं ये बच्चा जानना है। दो नियम का मतलब होता है एक आपतित किरण तथा परावर्तित किरण। समझ रहे हो? ये क्या है? यहां पर है ये आपतन कोण, ये है आपका परावर्तन कोण। ठीक है, इसको क्या बोलते हो? आपतन कोण। क्या बोलोगे बच्चा? आपतन कोण। इसको क्या बोलोगे बच्चा? परावर्तन कोण। क्या बोलोगे? परावर्तन कोण। समझ रहे हो? ये चीज बन गई। पहला आपका जो इसका नियम है, तो यह आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर या आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर या आपतन बिंदु पर क्या होते हैं? स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या होता है? कि जो आपतन कोण का मान होता है वो परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। समझ रहे हो? है ना। दूसरा नियम क्या होता है? जो आपतन कोण का मान होता है वो परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। और तीनों किस में स्थित होते हैं? आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। समझ में आ गया होगा। दूसरी हेडिंग है क्या? मुख्य फोकस क्या है? मुख्य फोकस क्या है? यहां पर दो प्रकार के फोकस होते हैं, समझिएगा। फोकस में क्या है कि एक आपका दर्पण के लिए फोकस पड़ा होगा, है ना। अवतल दर्पण में भी फोकस होता है और उत्तल दर्पण में फोकस होता है, और आपका लेंस में भी होता है। एक प्रथम फोकस होता है, एक आपका द्वितीय फोकस होता है। समझ रहे? तो देखिए यहां मुख्य फोकस की बात आती है। मुख्य फोकस अगर हम दर्पण के लिए बात करते हैं, दर्पण की मुख्य फोकस की बात करते हैं तो कैसा बनता है? तो अगर हमारे पास ये एक दर्पण है, इस दर्पण का आप नाम बताएंगे, है ना। दर्पण कौन सा है? ये बच्चा होता है अवतल दर्पण। क्या बोलोगे इसको? अवतल दर्पण बोलोगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हो? मुख्य अक्ष। क्या बोलते हो इसको? मुख्य अक्ष। समझ रहे? इसको क्या बोलोगे बच्चा? मुख्य अक्ष बोलते हो। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें। क्या बढ़ा? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, है ना, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम क्या बोल देते हैं बच्चा? मुख्य फोकस बोलते हैं। ये क्या है आपका? पी है, जिसको आप बोलोगे ध्रुव, है ना। तो दर्पण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसको क्या बोलोगे भैया? मुख्य फोकस, है ना। क्या बोलोगे भैया? मुख्य फोकस। समझ रहे हो?
चलिए, अवतल दर्पण के लिए अभिमुख फोकस अलग होता है, उत्तल दर्पण के लिए अलग होता है ना। अवतल दर्पण में आप रियली कह सकते हो कि मिलती हैं, जबकि उत्तल दर्पण में कहोगे कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक बच्चा देखते हैं आपके स्क्रीन पर। ये कह रहा है, देखो यूवीएफ में संबंध, समझ रहे हो क्या दे रहा है, यूवीएफ में संबंध। देखो बच्चा, दर्पण के लिए यूवीएफ अलग होता है और लेंस के लिए यूवीएफ में रिलेशन अलग होता है, इससे न्यूमेरिकल भी बनते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो यूवीएफ में संबंध है बच्चा, तो देखते हैं दर्पण सूत्र, उसको हम क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र भी कहते हैं। और उसमें एक और क्या बोलोगे बच्चा, एक दूसरा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लेंस सूत्र कहते हैं। समझ रहे हैं, एक आप क्या बोलेंगे, दर्पण सूत्र बोलेंगे, एक क्या बोलेंगे, लेंस सूत्र। देखो अगर कभी भी आए यूवीएफ में संबंध, या कह दे लेंस सूत्र क्या है, या कह दे दर्पण सूत्र क्या है, समझ रहे हैं। तो यहां पर देखो दर्पण सूत्र के लिए होता है 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u। अब कही दो कि v क्या है, u क्या है, f क्या है, समझ रहे हैं। f क्या है, उसका फोकस है, v क्या है, उस प्रतिबिंब से दूरी है, और u क्या है, उसके वस्तु की डिस्टेंस है। समझ लिया। तो दर्पण सूत्र आपको याद करके बिल्कुल रखना है, बिल्कुल रखना है, समझ रहे हो। फिर क्या है, लेंस का सूत्र, लेंस क्या सूत्र हो बताएं, तो 1/f बराबर होता है 1/v माइनस का 1/u। समझ रहे हो, तो ये होता है, ये आपका कौन सा सूत्र होता है, लेंस का सूत्र होता है। ये कौन सा होता है, दर्पण का। तो बच्चा दोनों चीज जरूर पढ़ के जाइएगा, ये आपके ऑब्जेक्टिव में फंस सकती है। इससे क्या बनते हैं, आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं। समझ रहे हो, क्या बनेंगे बच्चा, न्यूमेरिकल्स बनते हैं, कि दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल आ सकते हैं, या फिर आपका लेंस से संबंधित न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया क्या कह रहा है, प्रकाश का अपवर्तन, बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लास। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है बच्चा, देखिए प्रकाश का अपवर्तन होता है, देखो प्रकाश के अपवर्तन के लिए हमें दो माध्यमों की आवश्यकता होती है। ठीक है भैया, एक माध्यम मान लेते हैं, ये माध्यम है, माध्यम फर्स्ट है, ये माध्यम आपका मान लेते हैं दूसरा है, जिसको हम सेकंड बोल सकते हैं। समझ लियो। तो यहां पर बेटा अभिलंब होता है, अभिलंब का मतलब समझ लिया होगा, आप जानते ही हो, है ना। तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपने मार्ग से क्या होती है, वो बौखलिया जाती है, मतलब विचलित हो जाती है। समझ रहे, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब माध्यम दो प्रकार का, या तो सघन या विरल हो सकता है, विरल या सघन हो सकता है। समझ रहे हैं ना। तो यहां पर जो आपका इसको बोलते हैं अभिलंब, समझ लिया। ये आपकी क्या है, आपतित किरण। क्या बोलोगे बच्चा, यहां पर बोलोगे आपतित किरण। समझ लिया, ये बच्चा आपतित किरण है। और ये क्या होता है, आपतन कोण। क्या होता है, आपतन कोण। इसको रिप्रेजेंट करेंगे भैया आई से, है ना। यहां पर ये क्या है, अपवर्तित किरण। क्या हो गई ये, अपवर्तित किरण। समझ रहे हो, अपवर्तित किरण बन गई। अपवर्तित किरण, इसके बीच में जो बना कोण है उसको क्या बोल दोगे, अपवर्तन कोण। क्या बोलोगे, अपवर्तन कोण। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हो, आर से। समझ लिया। तो ये आपका क्या बन गया कि यहां इसका देखो प्रकाश का अपवर्तन, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपने मार्ग से क्या होती है, वो विचलित हो जाती है। मतलब अगर माध्यम हमारे पास दो प्रकार से हो सकते हैं। समझ लिया, माध्यम का मतलब या तो एक सघन हो सकता है, एक विरल माध्यम हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर या तो माध्यम या तो अंदर की ओर जा सकती है, या अपने मार्ग से दूर जा सकती है। दो ऑप्शन हुआ करते हैं। समझ लिया। तो यहां पर यह है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब अच्छा, इसके अपवर्तन के नियम भी होते हैं कुछ, बिल्कुल होते हैं। नियम कौन कौन से होते हैं भैया, इसमें भी देखते हैं। पहला नियम वही है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा क्या है, अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये पहला रूल हो गया। समझ रहा है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है, देखिए दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपतन कोण की ज्या। समझ लिया, आपतन कोण की ज्या। ज्या का मतलब क्या होता है, देखिए बच्चा, आपतन कोण की क्या बोल रहे हैं, ज्या। ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या। अपवर्तन कोण की ज्या। समझ लिया, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात
क्या पूछ रहा है? आपतन कोण की ज तथा अपवर्तन कोण की ज का अनुपात एक नियतांक होता है। ले भैया ज का मतलब साइन, क्या बोलते हो? साइन। अब आपतन तो आई, समझ रहे हो? आपतन तो आई, अपवर्तन तो क्या बनता है? आर, समझ रहे हो? तो आपतन कोण की ज तथा अपवर्तन कोण की ज, समझ रहे हो? आपतन कोण की ज तथा अपवर्तन कोण की ज का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है। क्या होता है? एक नियतांक होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? अपवर्तन का दूसरा नियम। और एक था इसका दूसरा नाम है, क्या बोलोगे भैया? स्नेल का नियम। क्या बच्चा? स्नेल का नियम दिया था। अब आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन कर देता है कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं। समझ रहे बच्चा? चलिए फिर अगला टॉपिक ये समझ में आ गया होगा। बिना देरी लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता है ना, मतलब लेंस की क्षमता है क्या, है ना, समझ रहे हो? देखो लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य होता है। देखो लेंस की क्षमता को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे? P से। और P बराबर सूत्र होता है 1/f। समझ लिया? तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या बोलोगे? कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या बोलोगे भैया? फोकस दूरी के व्युत्क्रम को समझ रहे हो? क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हो? P से। किससे प्रदर्शित करते हो? P से। और P मतलब इसका जो मात्रक रहता है, यूनिट होता है ना, मात्रक क्या बोलते हैं? डायोप्टर। क्या बोलोगे भैया? डायोप्टर। ये इसको याद रखना बच्चा, इसको क्या करोगे? याद रखना है, डायोप्टर को ध्यान समझिएगा, ठीक है? तो यहां पर लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? डायोप्टर होता है, ठीक है? अब फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या बोलते हो? लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन कंसेप्टुअल चलते हैं 6 नंबर पर। मानव नेत्र की समंजन क्षमता। मानव नेत्र से पढ़ाई होगा, कार्निया, रेटिना, ये अंध बिंदु, पीत बिंदु, ये दुनिया बिंदु, सब समझ रहे हैं? तो यहां पर मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या है? मानव नेत्र की फोकस दूरी को कम या ज्यादा करने की जो क्षमता होती है, मानव नेत्र की फोकस दूरी को कम या ज्यादा करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? समंजन क्षमता कहलाती है। समझ लिया? जो मानव नेत्र होती है ना, मानव नेत्र की क्या करना है? मानव नेत्र की फोकस दूरी को कम या ज्यादा करने की जो क्या रहती है? क्षमता होती है, वही क्या कहलाती है? आपकी समंजन क्षमता। तो मानव नेत्र की फोकस दूरी को कम या ज्यादा करने की क्षमता को हम मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। समझ लो? इसीलिए जो बूढ़े लोग होते हैं ना, उनकी आंखें जल्दी खराब हो जाती है ना, जिसे कहते हो आप सठिया गए। जो सठिया गए तो अभी आगे बता रहे हैं क्या है। देखिए अगर लिखा है दृष्टि दोष, जो दृष्टि दोष है, समझ लिया, यहां पर लिखा है दृष्टि दोष लिखा है ना, ये मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है? मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है आपका निकट दृष्टि दोष, एक होता है आपका दूर दृष्टि दोष, एक आपका होता है जरा दृष्टि दोष। समझ रहे हो? एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष, एक क्या होता है आपका? जरा दृष्टि दोष। समझ रहे हो? अब जो निकट दृष्टि दोष होता है, समझ लिया, जो निकट दृष्टि दोष होता है वो किसे कहते हैं? जिसमें बेटा पास की वस्तु दिखाई दे, दूर की नहीं दिखाई देती। समझ लिया? और निकट वस्तु के निवारण के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का। समझ रहे हो? किसका प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस का। दूर दृष्टि के लिए करेंगे उत्तल लेंस का। समझ लिया? उत्तल लेंस, जिसमें दूर की वस्तु दिखाई दे लेकिन पास की वस्तु नहीं दिखाई देती। जरा की क्या होती है? ना तो पास की दिखाई देती, ना तो दूर की दिखाई देती, मतलब केवल लौका था। समझ रहे हो ना? कि कोई भी वस्तु आपको झिमझिमी दिखाई देती है, धूमिल दिखाई देती है। ये मैक्सिमम बूढ़े लोगों को होता है ना,
वो चीज समझ लिया जाए। तो जरा दृष्टि दोष में दोनों लेंस होते हैं, समझ लिया, दोनों लेंस यूज किया जाता है, अवतल भी यूज होता है और कौन सा यूज होता है, उत्तल भी यूज होता है, समझ लियो। तो इसको हम बोलते हैं बाईफोकल लेंस या द्विफोकसी लेंस। क्या बोलोगे, द्विफोकसी लेंस का यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे पढ़ के जाना, पक्का ऑब्जेक्टिव ना सब्जेक्टिव कुछ ना कुछ इससे जरूर फंसेगा, ठीक है। तो निकट दृष्टि दूर करने के लिए अवतल लेंस, उत्तल दृष्टि दूर करने दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस और जरा दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, है ना। अवतल और उत्तल मतलब द्विफोकसी लेंस, दोनों का यूज किया जाता है, समझ लिया। इसीलिए उनको क्या लग जाता है बच्चा, चश्मा लग जाता है, समझ लिया। क्या लग जाता है, इस पर चश्मा लग जाया करता है, समझ लिया, है ना। तो इसी में क्या लगा करता है, आपको चश्मा लगता है। कितने के बाद, समझ लो, ना उनको पास का दिखाई देता ना उनको दूर का दिखाई देता है, समझ रहे, है ना। जरा दृष्टि दोष में ये काम होता है, निकट में आप समझ लिया जाए, जिसमें निकट के वस्तु दिखाई दे, दूर के मतलब थोड़ा सा व्युत्क्रम होता है, समझ रहे हो। ये होते हैं दृष्टि दोष, समझ लिए। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है, अगला है आपका वर्ड विक्षेपण। क्या है वर्ड विक्षेपण का मतलब, जो प्रिज्म का वर्ड विक्षेपण होता है। प्रिज्म का वर्ड विक्षेपण मतलब एक, हम अगर हमारे पास कोई ना कोई प्रिज्म है, ये प्रिज्म है ना, अगर हम यहाँ एक जो श्वेत प्रकाश, इसको क्या बोलोगे, श्वेत प्रकाश, है ना। श्वेत प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो किससे टकरा रही हैं, प्रिज्म से। किससे टकरा रही हैं, प्रिज्म से। और प्रिज्म से टकराने के बाद ये अपने अवयवी रंगों में क्या होती हैं, विभक्त हो जाती हैं। क्या होती हैं, विभक्त हो जाती हैं। तो श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना, क्या बोला हमने कि श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में क्या होना, विभक्त होना ही क्या कहलाता है, आपका वर्ड विक्षेपण कहलाता है, ठीक है, ठीक है, वर्ड विक्षेपण कहलाता है, ठीक है। अगला टॉपिक चलते हैं। अगला वर्ड विक्षेपण के बाद विद्युत धारा क्या होती है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, आवेश की प्रवाह की दर क्या होती है, आवेश की प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं भैया, विद्युत धारा, समझ लिया। आवेश की प्रवाह, इसको विद्युत धारा को किससे रिप्रेजेंट करते हो, आई से, है ना, आई से। किससे रिप्रेजेंट करते हो, आई से। आई बराबर क्या होती है, Q अपान का T। और इसका अगर हम मात्रक की बात करते हैं तो मात्रक इसका क्या होगा बच्चा, एम्पियर। और एक दूसरा आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो समय का मात्रक क्या बनेगा, सेकंड। तो एक दूसरा मात्रक बनेगा कूलाम प्रति सेकंड। समझ गए बच्चा, ये विद्युत धारा आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसमें विद्युत धारा फिर आगे दो पार्टों में होती है, एक एसी में होती है, एक डीसी में, मतलब प्रत्यवर्ती है, एक डिस्ट धारा होती है, समझ लिया। आगे चलते हैं बच्चा। चालक तार का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है ना। चालक तार का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है, ये हम लिखा करते हैं, है ना। तो चालक तार का प्रतिरोध पहले बात तो लंबाई पर है, क्षेत्रफल पर है और ताप पर है ना। तो ये सारी चीज आपको क्या करता है, कहा करता है। तो R इज प्रोपोर्शनल होता है L के, और पढ़ा होगा रो एल अपान का ए आर बराबर, ये चीज पढ़ा है ना। तो R इज प्रोपोर्शनल L मतलब अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, क्षेत्रफल के, समझ रहे हो। अगर हम किसी चालक तार की लंबाई को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किसी चालक तार की लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। किसी चालक तार के क्षेत्रफल को बढ़ाया जाएगा तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसी प्रकार आप लिख लेंगे, ठीक है। आगे है आपका विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध की बारी आती है। विशिष्ट प्रतिरोध है क्या, समझ लेना। होता है R इज प्रोपोर्शनल L, R इज 1/A, तो R बनेगा L/A के, R बराबर रो L अपान A के, जहां क्या है, रो एक क्या है, नियतांक है। क्या है, नियतांक है, जिसे क्या बोल दोगे, जिसे क्या बोल देना है आपको, विशिष्ट प्रतिरोध कहना है ना। तो समझ लिया विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, समझ लिया। जहां रो एक नियतांक है जिसे हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हो, विशिष्ट प्रतिरोध। अगर इसके हम मात्रक की बात करते हैं, तो यहां से देखो रो बराबर आएगा RA/L, तो इसका बनेगा ओम मीटर। क्या बनेगा, ओम मीटर, समझ रहे हो। अगला टॉपिक देखो 10 नंबर्स में, ओम का नियम क्या है। ओम का नियम, इट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, समझ रहे हो। ओम का नियम क्या होता है, समझना। यदि किसी चालक तार की लंबाई, क्षेत्रफल, ताप कुछ ना बदला जाए, मतलब अपवर्तित कर दिया जाए, है ना। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाए अर्थात अपवर्तित रहे, तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, समझ रहे हैं, है ना। यदि किसी
चालक यदि किसी चालक तार में या किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं बिल्कुल ना बदली जाएं अर्थात अपवर्तित रहें तो उस पे सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। जब इसको हटाओगे तो V बराबर क्या आएगा, आर आई या आई आर, जहां आर एक प्रकार का क्या होगा, नियतांक होगा, जिसे हम क्या बोल दोगे भैया, वैद्युत प्रतिरोध। क्या बोलोगे बच्चा, वैद्युत प्रतिरोध। अब इस वैद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक बनेगा वो क्या होगा बच्चा, ओम बनेगा। क्या होगा बच्चा, ये ओम बनेगा। समझ रहे हो, तो ओम का नियम समझ में आया। अब कह दिया जाए कि वैद्युत प्रतिरोध क्या है। वैद्युत प्रतिरोध की बात आती है, प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध क्या है ना। अगर हमारे पास ये चालक तार है, समझ रहे हो, ये चालक तार है, इस चालक तार में हम क्या करना है, इस चालक तार में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं, है ना, प्रवाहित कर रहे हैं। यहां पर हमने क्या लिया, रेजिस्टेंस लगा दिया। तो जब किसी चालक में आई एम्पियर धारा, मतलब जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है और उस धारा के मार्ग का जो विरोध करे, क्या करे, विरोध करे, मतलब अवरोध उत्पन्न कर रहा। अवरोध का मतलब विरोध कर रहा, मतलब रुक जाना। अब जैसे भड़बड़ा के गिर जाना, तो वही चीज होता है। यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस लगा है, प्रतिरोध है, ठीक है। जो किसी चालक तार में बहने वाली धारा मार्ग का जो विरोध करे, है ना, धारा के मार्ग का विरोध करना, है ना, धारा के मार्ग का क्या करे, जो विरोध करे। विरोध मतलब दुश्मनी करे, मतलब हटाना चाहे, तो वही चीज क्या कहलाएगा, प्रतिरोध। किसी चालक में बहने वाली धारा के मार्ग का जो विरोध करता है वही विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। अगला टॉपिक 11 नंबर, श्रेणी क्रम संयोजन। सॉरी, ये लिखा है यहाँ पर क्या है आपका, श्रेणी क्रम संयोजन। इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर बनता है R1 R2 प्लस का R3 डॉट 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 और Rn। समझ लिया, ये श्रेणी क्रम संयोजन का क्या होता है फार्मूला, ऐसे ऐसे करके चलता है। समझ, श्रेणी क्रम में जब कोई क्या होता है, जुड़ा रहता है इस रूप से, 3-4 प्रतिरोध जुड़े होते हैं, जैसा भी जोड़ो सीरीज क्रम में, तो इसको हम श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में एक बात आप ध्यान रखिएगा, इस पर जो धारा होती है वो इक्वल होती है, मतलब सब में समान होती है, और विभवांतर क्या रहता है आपका, अलग अलग रहता है, ठीक है। ये श्रेणी क्रम से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो कुछ नहीं करना, इस फार्मूले में रख दिया जाता है, अब आपको ऐड कर लिया जाता है, समझ लो। इसके बाद हम समांतर क्रम की बात आती है, तो फार्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 1/Rn। समझ रहे हो, या फिर यहां पर कह दिया जाए दो के लिए, अगर दो प्रतिरोध लगे हो तब क्या होगा, अगर दो प्रतिरोध लगे हैं तब क्या होगा, तब उसका सूत्र बनता है, देखो R बराबर क्या बनता है यहाँ पर, R1/R बराबर 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ये बनेगा दो के लिए। लेकिन R बराबर इसको लिख सकते हो R1 इंटू R2/R1 प्लस का R2। समझ गया, ये आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कि जैसे दो प्रतिरोध, जैसे कह दिया 3 ओम और 6 ओम, 3 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तुल्य का मतलब कुल प्रतिरोध कितना होगा, है ना। 3 ओम और 6 ओम दो प्रतिरोध है जो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इनका कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो बच्चा क्या बताओगे, कुछ नहीं करना, 3 गुणे 6 करना है और 3 प्लस 6 करना है, और बता देना तिछंग कितना होता है 18 और 6 3 क्या होता है 9, और 9 दूनी 18, तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा 2 ओम का। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, बस लास्ट टॉपिक है, चल रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, समझिएगा बच्चा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझ लिया कि इलेक्ट्रॉन को समझना है, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन कोई भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मान समझ रहे हो कितना होता है, समझते हो बच्चा, है ना। ये कोई भी बिंदु है, ए बिंदु मान लो, इसको भी बिंदु मान लो, मान लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने पर किया गया कार्य, इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है, यदि दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर हो कितना हो, 1 वोल्ट हो। समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 वोल्ट कहलाता है, यदि इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होना चाहिए, वोल्ट। अब कैसे होना चाहिए, समझ रहे हो, ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी वैल्यू देखते हो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की 1.6 × 10 के पावर माइनस का 19 जूल। ये कार्य और ऊर्जा का छोटा मात्रक होता है, कार्य और ऊर्जा का क्या होता है, ये छोटा सा मात्रक होता है,
छोटा मात्रक होता है ये कार्य और ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना ध्यान देना, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ठीक है, आगे दिया है 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है, जूल में कन्वर्ट करो, ये लिखा हुआ है। तो 1 किलोवाट घंटा होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल के। कैसे होता है समझिएगा, 1 किलोवाट है, 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट के, समझ रहे हो। और 1 घंटा बराबर कितना होता है, 60 मिनट के, और 60 मिनट समझ लियो 60 सेकंड के बन जाएगा। मल्टीप्लाई, जब टोटल मल्टीप्लाई करोगे 1 किलोवाट घंटा सबका, तो 1000 × 60 गुणे का कर देना 60, और 6 छंग कितना होगा 36, गुणे 3 2 कितना हो जाएगा 5, मतलब 10⁵ तो यहाँ बनेगा 3.6 × 10⁻6। कहे में कन्वर्ट होगा जूल में, कहे में कन्वर्ट होगा जूल में। अब कही तो कैसे कन्वर्ट होगा समझ रहे हो, किलोवाट घंटा है, यहाँ पर क्या है वाट, यहाँ पे क्या है घंटा, कन्वर्ट कहे में कर रहा है जूल में। तो आपने पढ़ा होगा P बराबर W/T, तो W बराबर क्या होगा P × T। P क्या है आपका पावर अर्थात शक्ति का मात्रक क्या होगा वाट, और समय का मात्रक क्या होगा सेकंड, और कार्य का मात्रक क्या होगा जूल। तो 1 जूल बराबर 1 वाट सेकंड बन गया, 1 जूल बराबर 1 वाट सेकंड, समझ रहे हो। अगला लास्ट में है कि चुंबक के गुण क्या होता है। चुंबक क्या होता है, लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करना ही आपका, लोहे के जो ऐसी वस्तु या कोई भी वस्तु होगी, या लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करना ही पदार्थ का वह गुण जिसमें लोहे के छोटे छोटे टुकड़े अपनी ओर आकर्षित कर ले, वही आपका चुंबक कहलाता है। चुंबक के गुण कई होते हैं, क्या होता है, एक जैसे चुंबक है, इसमें N और S दो होते हैं, N और S, निरस्त नहीं समझना, N और S है ना, ये 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है। सबसे ज्यादा जो इसमें शक्ति होती है तो कहाँ पे होती है, इनको पोल बोलते हैं, पोलों पर होती है। कहाँ पे होती है, पोलों पर होती है। सबसे कम कहाँ पे होती है, बीच में होती है। इस चुंबक के हम कितने भी खंड कर दें, है ना, इस चुंबक के हम कितने भी खंड कर दें तो ये एक नए चुंबक का निर्माण कर लेता है, समझ रहे हो, एक नए चुंबक का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है, समझ रहे हो। तो ये हो गए चुंबक के गुण हो गए। आगे है F बराबर BIL, F बराबर QEV sin थीटा, समझ रहे हो। तो इससे क्या रहते हैं, न्यूमेरिकल रहते हैं, समझ रहे हो। इससे क्या बनते हैं आपके न्यूमेरिकल, और किसमें बनते हैं, चुंबक वाले चैप्टर में, चुंबक वाले चैप्टर में, या चुंबकीय क्षेत्र वाले चैप्टर में, चुंबकीय क्षेत्र वाले चैप्टर में, समझ गया। तो QBB समझ रहे हो, QBB का मतलब वो बीबी नहीं, QBB तुम बड़ा खुशलज रहे हो रे, QBB का मतलब समझ रहे हो, ना साल ना महीना मैं द्वार देखती हूँ, न साल न महीना मैं द्वार देखती हूँ, जिस पर है तेरी फोटो वो दीवार देखती हूँ, समझ रहे हो, जिस पर है तेरी फोटो वो दीवार देखती हूँ, वो आना गए हों ये सोच सोच कर, वो आना गए हों ये सोच सोच कर, दरवाजा 1 मिनट में कई बार देखती हूँ दरवाजा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इनके न्यूमेरिकल के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।